हेलो एवरीवन, नमस्ते बच्चे लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं कि न्यूट्रिएंट्स किस किस तरह के होते हैं और हमें किस किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे लास्ट चैप्टर में, यानी जो सोर्सेस ऑफ फूड था, उसमें हम आप लोग को फूड और न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताए थे। और न्यूट्रिएंट्स में हम कुछ कुछ एग्जांपल दिए थे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब भी होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इनकी कमी होने से, मतलब कि अगर हम लोग अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ कितना ज़रूरी है हर एक फूड को प्रॉपरली खाना, बैलेंस डाइट इतना ज़रूरी क्यों है, डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस कैसे हो जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स करके इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। अब कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्विक एनर्जी गिविंग फूड होता है। इसका मेन काम ही यही होता है कि आपको इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड करे जैसे ही आप इसे कंज्यूम करते हैं। शुगर और स्टार्च इसके दो एग्जाम्पल हैं, जिसमें से शुगर जो है काफ़ी इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड करता है, और स्टार्च जो है वो थोड़ा स्लोली एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद राइस, व्हीट, पोटैटोज, बनानास, ब्रेड एंड शुगर आर गुड सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सब एग्जाम्पल हैं उसके। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट एक्सेस में बॉडी में स्टोर हो जाता है, एक्सेस में रहता है, तो उसको बॉडी क्या करता है कि स्टोर करके रख लेता है फर्दर यूज़ के लिए। तो उसे क्या कहते हैं, वो फैट ही होता है। तो आगे हम लोग फैट के बारे में जानेंगे। वो आप यही समझ लीजिए कि फैट और कुछ नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट ही है, जो कि स्टोर्ड फॉर्म में रह जाता है। तो यहाँ पर है फैट के बारे में। अब फैट यहाँ लिखा है, फैट इज नथिंग बट अ स्टोर्ड एनर्जी इन द बॉडी। दिस स्टोर्ड एनर्जी इज यूज्ड व्हेन द बॉडी इज इन डिमांड और लैक ऑफ एनर्जी। मतलब बेसिकली जैसा मैंने कहा कि फैट एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, और ये तब यूज़ में आता है बेसिकली जब बॉडी किसी तरह से डिमांड में या फिर लैक ऑफ एनर्जी में होता है। इसलिए जब आप किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं, उस समय आपका बॉडी काफ़ी हाई डिमांड में होता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के लिए। तो फैट उस समय बॉडी यहीं से रिलीज़ करता है और यूज़ करता है। साथ ही साथ फैट्स आर स्टोर्ड अंडर द स्किन एंड अराउंड द हार्ट एंड किडनी, ये लोकेशन हो गया उसका। उसके बाद फैट्स एक्चुअली कंटेन मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ऑल्सो फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी इज यूज टू कीप अस वार्म। फैट बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है हम लोग को, और उसमें एनर्जी ज़्यादा होती भी है। साथ ही साथ कार्ब फैट क्या होता है कि हम लोग को गर्म रखने में भी मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ठंडे के मौसम में हम लोग को नट्स खाना चाहिए, या कुछ भी इस तरह का फूड जो कि गर्म हो, जिसमें थोड़ा फैट परसेंटेज ज़्यादा हो, क्योंकि उससे हम लोग का बॉडी हम लोग को गर्म रखने में मदद करता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स जो कि फैट के हैं वो है, वी गेट फैट फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बटर एंड चीज़ आर फ्रॉम एनिमल्स फैट, while groundnut oil, sunflower oil and nuts such as almonds are obtained from plants। ये सभी चीज़ें एग्जांपल्स हो गए इसकी। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मीट हुआ, फिश, एग्स एंड चीज़ आर ऑल्सो गुड सोर्सेस ऑफ फैट। तो ये सभी तो एग्जांपल्स हो गए। इन चीज़ों के अलावा एक एडल्ट को बेसिकली 70 टू 80 ग्राम फैट पर डे कंज्यूम करना चाहिए। ये एक प्रॉपर बैलेंस डाइट के हिसाब से इतना कम से कम कंज्यूम करना चाहिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन, बेसिकली प्रोटीन का काम होता है बॉडी को ओवरऑल ग्रो करने में, और ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। जिस तरह से एक घर बनता है, उसी तरह से प्रोटीन भी हमारे ओवरऑल बॉडी को बनाने में, मेंटेन करने में, डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में और रिप्लेस करने में, ये ओवरऑल पूरा काम प्रोटीन का ही होता है। तो प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। These cells are made up of mainly from proteins. For the proper growth of the body, we need protein.
आवर बॉडी ऑल्सो नीड प्रोटीन टू रिप्लेस ओल्ड सेल्स एंड डैमेज सेल्स। ये सभी चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी हैं। साथ ही साथ लाइक फैट्स प्रोटीन आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों से मिल सकता है हम लोग को प्रोटीन। जैसे एग्जांपल हुआ पल्सेस एंड सोयाबीन्स आर प्लांट प्रोटीन वाइल मीट फिश एग एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर फॉर एनिमल प्रोटीन्स। ये सभी एग्जांपल्स हो गए। इसके अलावा हम लोग को मिनिमम 50 to 60 ग्राम प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना चाहिए अपने अपने बॉडी वेट के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए कि आप 50 केजी के हैं तो आपको मिनिमम कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना ही चाहिए। और स्पेशली अभी तो आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग का एक ग्रोथ एज है जिसके कारण आप लोग को एक अच्छा अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि आपका ओवरऑल बॉडी ग्रो कर रहा है। आप ग्रोथ एज में हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से बैलेंस डाइट लेना चाहिए, प्रॉपर फूड लेना चाहिए और सही से खाना खाना चाहिए ताकि आपका बॉडी अच्छे से ग्रो हो पाए। इन सब चीज़ों के अलावा अब हम लोग पढ़ेंगे वाइटामिन्स के बारे में। अब वाइटामिन्स कहिए विटामिन्स कहिए ये यहाँ पर है। साथ ही साथ आप देखिए वाइटामिन्स क्या होते हैं। बेसिकली वाइटामिन्स काफ़ी स्मॉल अमाउंट में हम लोग के बॉडी को रिक्वायरमेंट में ज़रूर होती है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी होने के कारण काफ़ी सारी बीमारियां, मेजर बीमारियां बॉडी में हो सकती हैं। तो vitamins are a group of nutrients that our body requires in small quantities. They are essential for the proper working of the body. If our diet is lacking in any vitamin, we suffer from certain diseases called deficiency diseases. तो भले इनका यूज कंजप्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इनका कंजप्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर आप काफ़ी ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से साथ ही साथ उसका सोर्सेस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और अगर सही से नहीं लिया जाए तो उसका डेफिशिएंसी होने से क्या क्या हो सकता है। ये सारे जितने भी लिखे हैं विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B12, विटामिन सी, विटामिन डी के, ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी मदद करेगा आगे जब हम लोग डिफिशियंसी ऑफ डिजीजेस पढ़ेंगे। उसके बाद अब है मिनरल्स। मिनरल्स भी विटामिन्स की तरह ही हम लोग को काफ़ी यूज़ में आता है और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो नहीं होती बॉडी की, स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही लिया जाता है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर हम लोग इसे सही अमाउंट में नहीं लेंगे अपने डाइट में तो फिर ये भी विटामिन्स की तरह ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ चार्ट में आप देख ही सकते हैं कि मिनरल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, सल्फर। तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो है जैसे कि कैल्शियम हुआ। अब कैल्शियम हमें मिल्क से मिलता है या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट से मिल सकता है। बाकी कैल्शियम का इम्पोर्टेंस यही है कि कैल्शियम हम लोग के बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है। और वहीं अगर इसकी डेफिशिएंसी को देखा जाए, डेफिशिएंसी डिजीज़ को, तो ये वीक बोन और टूथ डिके हो जाता है। मतलब अगर आप सही से इसको अपने डाइट में लेंगे तो आपका बोन्स स्ट्रॉन्ग होगा, टीथ स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अगर आप सही से नहीं लेंगे तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि आपके बोन्स वीक हो जाएंगे, टूथ डिके होगा और इसी तरह के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आयोडीन का देखा जाए तो आयोडीन हम लोग को सॉल्ट से मिलता है, सी फूड से मिलता है, फिश से भी इवन मिलता है हम लोग को। बाकी इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हेल्प्स इन दी सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ये जो गले में जो एक यहाँ आपको दिखता होगा, ये यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायराइड हार्मोन, और इसकी कमी होने के कारण गोइटर हो जाता है, जिसमें जो यहाँ गले का एरिया है थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। तो कुछ कुछ लोग आप शायद देखे होंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ। इसीलिए ये चार्ट मिनरल्स का और साथ ही साथ विटामिन का काफ़ी ज़रूरी है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद है वाटर। और हाँ, आप लोग को इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको किसी तरह का भी डाउट होगा, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूँ और आपको जो भी डाउट हो उसको क्लियर करूँ। ठीक है,
तो हम लोग वो चार्ट में आगे स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे कि वहाँ पे लिखा हुआ था अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और उसमें वाटर और रफेज भी दिया हुआ था। अब वाटर का इम्पोर्टेंस आप इससे ही समझ सकते हैं कि हम लोग का ओवरऑल बॉडी कम से कम 70% वाटर से ही बना हुआ है, और इवन प्लैनेट अर्थ भी 70 to 75% वाटर से ही भरा हुआ है। और इसी तरह इन्वायरमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग के नेचुरल सिलेक्शन में और एक क्रिएचर को बनाने में। तो यहाँ पे वाटर का इम्पोर्टेंस तो हम लोग को यहाँ से समझ आ ही जाता है। लेकिन वाटर का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, इसको हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। जैसे कि हम लोग जब खाना खाते हैं वो पेट में जाता है, तो वहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस जब होता है तो वाटर वहाँ पे एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट्स को, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट करने में न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, उसमें भी काफ़ी मदद करता है वाटर। तो यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ऑल्सो इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। ये पहला पॉइंट हो गया। साथ ही साथ इट कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी and removes them from the body in the form of urine and sweat. Sweat is mainly water. तो हम लोग के बॉडी से जो भी वेस्ट होता है तो उसको भी वाटर क्या करता है, सब जगह से इकट्ठा करता है और उसको अलग अलग वे से, जैसे यूरिन से हुआ या फिर पसीने से, स्वेट से, इससे बॉडी से रिलीज कर देता है। बाकी लास्ट पॉइंट वही लिखा है कि जब स्वेट होता है तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी होता है, तो उससे हम लोग को काफ़ी कूल कूल फीलिंग महसूस होती है, बॉडी ठंडा होता है, उससे अच्छा फील आता है। लेकिन वही है, ठंडा में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। उन सब चीज़ों के अलावा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है रफेज। रफेज के बारे में मोस्टली आप लोगों ने उतना नहीं सुना होगा, मगर रफेज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्टली रफेज क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट ही होता है जो कि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। यहाँ लिखा भी है कि फूड सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट दैट कांट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी इज कॉल्ड रफेज। इन सब चीज़ों के अलावा रफेज का काम क्या होता है कि वो एक खाने को थोड़ा बल्की बनाता है। इट एड्स बल्क टू आवर फूड। द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नीड दिस बल्क टू पुश अगेंस्ट लाइक स्क्वीजिंग टूथपेस्ट ऑफ द बॉडी। जैसे हम लोग टूथपेस्ट निकालते हैं ना, उसी तरह से खाना को ढकेलने के लिए, डाइजेशन प्रोसेस को अच्छे से होने के लिए रफेज का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है उस सब चीज़ प्रोसेस में। साथ ही साथ रफेज हम लोग को कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है। और साथ ही साथ इट इंश्योर्स प्रॉपर बॉवल मूवमेंट, खाना को प्रॉपर मूवमेंट में और बॉडी से निकलने में, ये सब चीज़ों में भी काफ़ी रफेज हेल्प करता है। साथ ही साथ बहुत सारे डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि हाई फाइबर डाइट लेने से जो हार्ट डिजीज़ का रिस्क होता है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है। उसमें भी रफेज कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे आप कुछ कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं पिक्चर्स में, जैसे कि सॉल्युबल फाइबर हुआ, ओट्स, बार्ली, बीन्स, ये सब चीज़ें एग्जांपल्स हैं रफेज की। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। इसका आप आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे आंसर दिया होगा। साथ ही साथ आप इसको अभी तक जितना भी हम लोग टॉपिक्स पढ़े, जैसे हुआ कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ताकि ओवरऑल आपको कितना समझ आया है वो यहाँ पर समझ आ जाए, क्लियर हो जाएगा आपको। और कहीं भी आप फंसेंगे तो आपको वो टॉपिक को फिर से एक बार रीड कर लेना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो पहला है, इन विच फूड इज रफेज प्रेजेंट, प्लांट फूड, एनिमल फूड और बोथ। तो और रीज़न के साथ ही बताना है। तो रफेज के बारे में थोड़ा देर पहले बताए भी थे, और उसमें यही था कि रफेज का काम क्या था। जैसे कि फाइबर वाले फूड सब में रफेज होता है, साथ ही साथ रफेज डाइजेशन प्रोसेस में मदद करता है। और इसका आंसर यही होगा कि रफेज प्लांट बेस्ड फूड्स में प्रेजेंट होता है, सच एज नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि इफ़ यू नीड क्विक एनर्जी, what kind of food will you depend on, sugary food, starchy food or food full of vitamins and why? तो इसका आंसर होगा कि starchy food are an important source of energy,
because after they are eaten they are broken down into glucose which is the body's main fuel especially for brain and muscle। तो इसका आंसर होगा स्टार्ची फूड और इसका रीज़न भी यही होगा क्योंकि वो इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाट क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो इसका आंसर होगा देयर आर 6 क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। दीज न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। हो गया। उसके बाद है कि फैट्स आर यूज्ड एज एन एनर्जी स्टोर्ड बाय आवर बॉडी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। तो इसका आंसर यही है कि वी कैन अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी so that they can be used as a source of energy later। और ये बात हम आपको बताए भी थे जब हम फैट को एक्सप्लेन कर रहे थे। उसके बाद है whose requirement of protein per kg body weight is greater, a 10 years old child or a 24 years old adult। why और साथ ही साथ why is per kilogram body weight specified here। इसका आंसर होगा कि a 10 years old child requirement of protein per kilogram is greater than a 24 years old adult। This is because a child is in a growing age and it should need more protein for their various functions of the body and overall development of the body। तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो कि हर एक टॉपिक से थे। अब इसके बाद अब हम लोग आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अब हम लोग कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी जानेंगे जैसे कि न्यूट्रिएंट्स इन सम कॉमन फूड आइटम। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये ऐसे बुक में आपका शायद ना दिया हो लेकिन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि कौन से फूड से आपको कितना न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है और कौन से फूड से आपको थोड़ा सा प्रिवेंट करना है, थोड़ा सा बच के रहना है, बहुत ज़्यादा ही कंज्यूम नहीं करना है। जैसे सेरेल्स हुआ, सेरेल्स में बेसिकली राइस और व्हीट आता है तो इसमें काफ़ी हाई अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बेसिकली 70% होता है। प्रोटीन का अमाउंट 10% होता है और साथ ही साथ स्मॉल अमाउंट्स में विटामिन मिनरल्स रहते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा सेरेल्स को हर दिन हम लोग डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम लोग को बॉडी को, क्योंकि व्हीट और राइस तो हम लोग हर दिन कंज्यूम करते ही हैं, रोटी और चावल तो होता ही है। साथ ही साथ शुगर का अगर देखा जाए तो शुगर में 100% कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि शुगर बहुत ज़्यादा हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए अगर कोई कंज्यूम करता भी है, क्योंकि शुगर में क्या है कि शुगर ओवरऑल बॉडी वेट बढ़ाने में मदद करता है। कुछ लोग को आप सुने भी होंगे कि हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, शुगर उनको हो गया है, उनको डॉक्टर सलाह भी देते हैं कि ज़्यादा आप शुगर या मीठा खाना ना खाएं, थोड़ा सा परहेज किया करिए। और आप सेलिब्रिटीज़ को भी देखे होंगे कि वो लोग शुगर उतना कंज्यूम नहीं करते हैं। इसका बेस्ट अल्टरनेटिव शुगर का जैगरी है, गुड़, वो भी काफ़ी, अगर आप थोड़ा सा स्वीट आप पसंद करते हैं तो आप उसको थोड़ा फ्लेवर के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अब पल्सेस का बारी है तो पल्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम होता है, 60% होता है सेरेल्स के कंपैरिजन में, बट प्रोटीन उसमें अच्छा होता है, 20% प्रोटीन होता है। साथ ही साथ विटामिन मिनरल्स भी होते हैं पल्सेस में। पल्सेस आर ऑल्सो गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन स्पेशली फॉर पीपल हु फॉलो अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट। तो वेजिटेरियंस के लिए पल्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन रहता है, 20% रहता है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है उन लोग के लिए, क्योंकि पल्सेस बेसिकली अब प्रोटीन प्रोवाइड करता है तो ओवरऑल बॉडी को स्ट्रेंथ और ग्रो करने में काफ़ी मदद करता है। साथ ही साथ नॉन वेजिटेरियंस के लिए फ़िश, मीट और एग अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन के लिए। दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विथ फैट। तो प्रोटीन जहाँ मिल रहा हो आपको कहीं ना कहीं फ़ैट मिल ही जाएगा, खासकर नॉन वेज फूड आइटम्स में। इन सब चीज़ों के अलावा अगर फिर भी आप वेजिटेरियन है तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिल्क हुआ या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट में मिनरल्स भी रखता है और कैल्शियम भी आपको प्रोवाइड करता है आपके ओवरऑल बॉडी को, विच आर गुड फॉर बोन्स एंड टीथ। यस, दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विथ विटामिन। ठीक है। कैरेट्स आर रिच इन विटामिन ए विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर आवर आइज। अब क्योंकि कैरेट, इसलिए आप सुने भी होंगे कि कैरेट खाना चाहिए, आपके आई साइट काफ़ी अच्छे रहेगी क्योंकि उसमें विटामिन ए रहता है और विटामिन ए का मेन काम ही यही है कि आपको आपके आई साइट को ठीक रखे, आपकी आइज़ के लिए विटामिन ए काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ स्पिनच एंड कैबेज आर रिच इन विटामिन ए
vitamins and minerals. They also provide you with roughage. तो स्पिनच और कैबेज को भी आपको कंज्यूम करना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में, अपनी बैलेंस डाइट में। साथ ही साथ घी हुआ, बटर हुआ या कोई भी ऑयली फूड में, वो सब में हाई फैट होता है, पूरी तरह से 100% फैट होता है। साथ ही साथ दे मस्ट बी इंक्लूड इन आवर डाइट बट इन अ लिमिटेड अमाउंट। ठीक है, जो भी घी, बटर, चीज़, ये सब चीज़ों को थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। जैसे कि शुगर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सब उतना बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करने से थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के अलावा हम काफ़ी बैलेंस डाइट के बारे में बोले। तो अब बैलेंस डाइट बेसिकली होता क्या है? बैलेंस डाइट कुछ खास नहीं, बस उसका मतलब होता है कि आप जो भी रोज़ खा रहे हैं, हर एक प्रॉपर वे में खा रहे हैं। जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एक प्रॉपर रेशियो में आप खा रहे हैं, अपना एज और जो भी आप काम करते हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए। स्टेटमेंट में भी वही लिखा है कि अ बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स। सारे न्यूट्रिएंट्स को एक प्रॉपर अमाउंट में, एक प्रॉपर वे में आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो बैलेंस डाइट कहलाता है। साथ ही साथ बैलेंस डाइट थोड़ा वेरिएशन भी आता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे कि जो डिपेंड करता है, जैसे एज फैक्टर हुआ, जेंडर हुआ, और किस तरह का आप काम कर रहे हैं, वो सब भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि इन अर्ली चाइल्डहुड द चाइल्ड ग्रोथ इज रैपिड, देयरफॉर ही और शी नीड्स मोर प्रोटीन। साथ ही साथ एक नर्सिंग मदर हुआ या एक प्रेग्नेंट वुमेन हुई, उनको भी प्रोटीन काफ़ी अच्छा अमाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि उनको अपना भी देखभाल करना है, साथ साथ ग्रोइंग बेबी का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप देखिए, हार्ड वर्किंग लेबर्स हुए, एथलीट हुए, या किसी तरह के जिम करने वाले लोग सब हैं, उन लोग को भी काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो उन लोग को हाई प्रोटीन और फैट वाले फूड को कंज्यूम करना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट्स भी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट काफ़ी इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन सब चीज़ों के अलावा अब खाना तो है, लेकिन खाना बनाने का भी एक प्रोसेस होता है, किस तरह से खाना बनाना चाहिए और क्या प्रॉपर वे होता है जिससे हम लोग मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं खाना का। कुछ गलत तरीके भी होते हैं खाना बनाने के, जिनके कारण काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। तो यहाँ पे लिखा है कि फूड सच एज वेजिटेबल, सेरेल्स एंड मीट आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। ठीक है, कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट। और ये बात तो हम लोग को विथ इवोल्यूशन समझ भी आया। पहले के लोग बिना फूड को फ्राई की या किसी तरह से बॉयल किए बिना ही खा लेते थे, लेकिन ग्रेजुअली उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अगर हम लोग फायर पे उसको अच्छे से पकाएंगे तो सॉफ्ट होगा, और फिर हम लोग अच्छे से उसको कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए हम सब उन पे कुछ मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जिससे टेस्ट अच्छा हो। तो ग्रेजुअली चीज़ें समझ आई हमारे एंसिस्टर्स को। लेकिन कुछ कुछ गलत तरीके भी है खाना बनाने के, जैसे बट रॉन्ग कुकिंग मेथड डिस्ट्रॉय सेवरल न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। जैसे खाना को अगर बहुत ज़्यादा पका दिया जाएगा या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड में उसको तल दिया जाएगा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को खो देता है। और इस पैराग्राफ में ये भी लिखा है कि अगर आप रफ फूड को कंज्यूम करेंगे, तो उससे आपको काफ़ी हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, क्योंकि रफ फूड में आप बिना उसको ना तल रहे हैं, ना किसी तरह से आप मिक्स कर रहे हैं किसी और चीज़ से, तो आपको वो जो न्यूट्रिएंट्स जो फूड में ऑलरेडी है, वो पूरी तरह से 100% आपको मिल जाएगा। लेकिन वही है कि आजकल लोग थोड़े अनहेल्दी फूड्स को कंज्यूम करते हैं, जिसके कारण काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसीलिए आपको एक प्रॉपर फूड खाना चाहिए, जैसे बैलेंस डाइट हुआ, साथ ही साथ सैलेड हुआ। सैलेड में आप ग्रीन लीफी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपकी बॉडी को। तो इन सब चीज़ों के अलावा मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको एक बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर सही से नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। सही से खाइए या फिर डॉक्टर को दिखाइए, यही हो सकता है। तो यहाँ पर वही है कि डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या क्या होती हैं और कैसे होता है, ये सब भी अब हम लोग जानेंगे फाइनली क्या इंपॉर्टेंस है खाना का। तो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड कांट अफोर्ड अ बैलेंस्ड डाइट ड्यू टू पॉवर्टी। गरीबी के कारण काफ़ी बच्चे होते हैं, काफ़ी फैमिली होती है जो सही से खाना को नहीं उन लोग को मिल पाता है। गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती हैं कि जो बेचारे नहीं ले सकते हैं, बीपीएल की मदद से वो लोग जाकर
गवर्नमेंट राशन कार्ड दिखाकर अपना फूड ले सकते हैं। तो कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ज़रूर ली हैं। साथ ही साथ सम अदर डू नॉट गेट अ बैलेंस्ड डाइट ड्यू टू दी रॉन्ग फूड हैबिट। अब कुछ कुछ लोग का गलत फूड हैबिट है, वो लोग सही से खाना नहीं खाते हैं, अनहेल्दी फूड्स खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो वो सब भी डेफिशिएंसी डिजीज़ का कारण बन जाता है। बाकी कुछ कुछ कारण यहाँ पर लिखे हैं कि मैनी चिल्ड्रन डू नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स विच आर फुल ऑफ विटामिन मिनरल्स। तो आप लोग बच्चे हैं, मैं समझ ही सकता हूँ कि आप लोग चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट सब खाते ही होंगे। देखो, खाना बुरा नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर वे में खाना थोड़ा गलत, बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। अगर आप हर दिन कंज्यूम कर रहे हैं, दिन में 5-5 चिप्स खा जा रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा आपको डैमेज करेगा आपको बॉडी को। एक बैलेंस वे में आप किसी भी चीज़ को करेंगे लाइफ में, तो आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप पूरी तरह से आउट ऑफ ट्रैक जाकर चीज़ों को करेंगे, तो आपको कहीं न कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट यही कहता है कि मेनी पीपल प्रैक्टिस रॉन्ग कुकिंग हैबिट्स विच डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, जो कि हम इससे पहले वाले स्लाइड में आपको समझाए। उसके बाद पीपल हु डू नॉट गेट द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर फूड सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब जो लोग सही से नहीं खाएंगे, जो सही से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, वो लोग सफ़र करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस के कारण। इसीलिए सही से खाइए, वरना डॉक्टर को दिखाइए। समझ गए? अब यहाँ पर है कि डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिशिएंसी होने के कारण बेसिकली क्या होता है, मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। एक साइड यहाँ लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी, और दूसरा तरफ लिखा होगा कि एक्सेस से क्या होगा। तो पहले डेफिशिएंसी का बात करते हैं। अगर आप कम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे, तो आपको वेट लॉस होगा पहला चीज़। लेकिन वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेंगे, एक्सेस लेंगे, तो आपका वेट गेन होगा, ओबेसिटी हो जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा बल्की लगने लग जाएंगे शरीर के हिसाब से। साथ ही साथ बॉडी, अगर आप बहुत ज़्यादा कम डेफिशिएंसी में अगर हो रहा है, डेफिशिएंसी हो गया है आप कार्बोहाइड्रेट्स का आपका बॉडी में, तो बॉडी फील्स कोल्ड क्विकली। और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट हम लोग के बॉडी को गर्म रखने में मदद करती है। तो अगर आप सही से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे, तो आपका बॉडी उतना एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जिसके लिए आप गर्म रह सकेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम बन जाएगा आपके लिए। साथ ही साथ कुछ कुछ और प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं, जैसे कि बॉडी विल नॉट रिसीव इनफ विटामिन ए, डी, ई, के फाउंड इन सच दैट विच कंटेन्स फैट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपको देखनी पड़ सकती हैं। लेकिन वहीं अगर आप एक्सेस में अगर लेंगे, तो भी प्रॉब्लम है। जैसे टाइप 2 डिजीज़ हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ सकती हैं। तो ना आपको ज़्यादा लेना है, ना आपको कम लेना है। आपको एक बैलेंस्ड वे में कार्बोहाइड्रेट्स को अपने डे टू डे लाइफ में लेना है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि राइस, व्हीट, ये सब चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में अच्छे से खाया करिए। उसके बाद दूसरा हो जाता है कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट। तो प्रोटीन्स एंड फैट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, खासकर छोटे बच्चों में, आप ही के एज के बेसिकली, क्योंकि आपका एक तो ग्रोथ एज है आप लोग का। अगर आप सही से नहीं खाएंगे, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है, जैसे जिसमें बॉडी काफ़ी थिन हो जाता है, लीन हो जाता है लेग्स, और काफ़ी स्किनी लगने लगता है बच्चा। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप कभी ना देखें, तो सही से खाना खाएं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट, उसमें से क्या क्या हो सकता है। बेसिकली मैल न्यूट्रिशन के कारण होता है। ये तो आप सुने ही होंगे, बच्चों में मैल न्यूट्रिशन है, सही से खाना पीना नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण काफ़ी वीकनेस आ गया है और काफ़ी स्किनी हो गया बच्चा। तो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है ख्वाहिशखोर और दूसरा है मरासमस। तो पहला वाला जो ख्वाहिशखोर है, उसमें क्या होता है कि बच्चा, द स्टमक बिकम्स swallow and the legs become thin and the skin shows ugly patches. If the disease is not treated in time, the mental and physical growth of the child slows down. तो सही समय पे अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो बच्चे का मेंटल और फिजिकल ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगा, और वो कहीं ना कहीं सफ़र ज़रूर करेगा। इसमें होता क्या है कि जो स्टमक होता है ना, वो आगे की तरफ थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, लेकिन वही शरीर उतना नहीं फूलता, सिर्फ पेट आगे की तरफ थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, और लेग्स और इवन स्किन काफ़ी अगली पैचेस आ जाते हैं, साथ ही साथ थिन हो जाता है शरीर। वहीं मैरास्मस में क्या हो जाता है कि
ओवरऑल बॉडी इतना स्किनी हो जाता है कि ऊपर का जो स्किन होता है वो लूज हो जाता है काफ़ी। द चाइल्ड बिकम सो थिन दैट लूजेस फोल्ड ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी। इतना पतला हो जाता है। तो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है और कभी आप लोग को कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स ना देखनी पड़े, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे से खाना खाया करिए। बाहर का खाना कभी कभार ठीक है, कभी कभार चलता है, लेकिन एक बैलेंस वे में खाने की कोशिश किया करिए। अब उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इसका इम्पोर्टेंस आपने स्टार्टिंग में ही देखा था, जहाँ पर मैं बता रहा था कि क्यों विटामिन्स और मिनरल्स इतना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि विटामिन मिनरल्स का सही से अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, सही से आप नहीं अपना बैलेंस डाइट में लेंगे, तो आपको कई तरह के प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ लिखी है डेफिशिएंसी डिजीजेस में, और कहाँ से आपको अवेलेबल है, जो प्रॉपर प्रोटीन ना हुआ। तो ये सारी सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, आपके बुक्स में भी ये सब दिया होगा। तो ये चीज़ तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया है, यहाँ फिर से मैं कुछ कुछ चीज़ों को फिर से बतला दे रहा हूँ। जैसे विटामिन ए हुआ, तो विटामिन ए की कमी से जो डेफिशिएंसी डिजीज हो जाता है वो हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, पुअर विजन हो सकता है। और विटामिन ए हम लोग किस में से मिलता था, कैरेट से मिलता था, और कैरेट हम लोग के आई साइट को बहुत अच्छा करता है। तो यहाँ से हम लोग ये एक पॉइंट समझ सकते हैं। और वहीं मिनरल्स में देखा जाए तो मिनरल्स में कैल्शियम के बारे आप लोग को बताए थे, कैल्शियम की कमी से ब्रिटल बोन्स हो जाता है, टूथ डिके होता है। लेकिन वहीं अगर आप कैल्शियम सही से खाएंगे तो आपके बोन्स और टीथ स्ट्रांग होंगे। कैल्शियम का मेन सोर्स है मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इन सब चीज़ों को आप डे टू डे लाइफ में हर दिन कंज्यूम करिए। साथ ही साथ एक विटामिन डी भी पूछा जाता है क्वेश्चन विटामिन डी पे, कि विटामिन डी का नेचुरल सोर्स क्या है। तो उसका आंसर है सन। सन अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का ओवरऑल अर्थ पे, और विटामिन डी हम लोग को सन से मिलता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट को याद रखिएगा। इन सब चीज़ों के अलावा विटामिन बी, फिर B2, B3, B7, B12, विटामिन सी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ अगर मिनरल्स में देखा जाए तो आयरन, फॉस्फोरस, आयोडीन, कॉपर, ये सब चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चीज़ को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आते हैं कोई पेपर में, और आप कहीं फंसे ना, इसलिए ये चार्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा। उसके अलावा ये लास्ट में अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद इस चीज़ को आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि ये जितने 10 क्वेश्चंस हैं, जो पूरे चैप्टर को एक समराइज्ड वे में आपको समझा देंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक से ये कुछ कुछ क्वेश्चंस को अलग अलग वे में लिखा हुआ है। तो इसी तरह से इस चैप्टर को आज हम लोग ख़त्म करते हैं। ये दूसरा चैप्टर था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि मैंने जो भी पढ़ाया है। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कुछ भी तरह का प्रॉब्लम है जो कि आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नमस्ते, थैंक यू, बाय।